तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, नाइन नीदर ट्रूप भी अब मूचेन की बात मानने लगा था। और इस दौरान अब मूचेन डिसाइड करता है कि वो जो नया आर्ट था, नाइन ड्रैगन्स एंड एलिफेंट आर्ट, अब इसे ये लर्न करेगा। अब आगे मूचेन फिलहाल वापस आ चुका था और नाइन नीदर पैलेस के एक माउंटेन पीक पर बैठकर ये इस एलिफेंट आर्ट को लर्न करना भी शुरू कर देता है। इस दौरान 3 दिन बीत भी जाते हैं। जिस पहाड़ी पर यह बैठा हुआ था, सामने में इस आर्ट को ये प्रयोग करके भी देखता है। एक पाम अटैक ये सामने के माउंटेन पर भेजता है और तुरंत ही उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और ये जब आर्ट लॉन्च करता है तो इसमें से निकलने वाले पर्पल ड्रैगन को साफ देखा जा सकता था, पर जितना इसने सोचा था पावर उतना था नहीं। जबकि उस ऑक्शन हाउस के मास्टर ने बोला था कि ये एक क्वासी परफेक्ट डिवाइन आर्ट है। हालांकि ये थोड़ा डैमेज है, अगर डैमेज नहीं होता तो ये परफेक्ट डिवाइन आर्ट होता। इसको समझ में आता है इसका कल्टीवेशन मेथड शायद थोड़ा अलग होगा। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद इसे समझ में आता है और इस बार जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉर्म करता है उसे ड्रैगन और एलिफेंट्स का शेप देने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इन चीजों को विचार करते करते आधा दिन निकल चुके थे और इस बार ये इसमें अपनी अनडाइंग फ्लेम्स को भी मिक्स करता है। और जो इस बार ड्रैगन बनता है यानी पर्पल ड्रैगन, उसमें जो फोर्स था वो पहले से काफी अलग था। ड्रैगन जो कि पहले खाली दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो वो जीवित हो। और ये जो अटैक था सामने के पहाड़ को पूरी तरह से क्रश कर देता है। और ये जो आर्ट है इसे आप नॉर्मल मेथड से यूज नहीं कर सकते हो। इस मेथड को यूज करने के लिए पहले मूचेन को इस डिवाइन आर्ट को अपने सॉवरिन सी में रिफाइन करना पड़ा था। प्रैक्टिस के दौरान अब मूचेन इस ड्रैगन और एलिफेंट को मर्ज करना भी सीख लेता है। कई अटेम्प्ट्स के फेलियर के बाद फाइनली कामयाब हो जाता है। और इसे एक और चीज समझ में आता है कि लास्ट स्टेप अभी भी इसका बचा हुआ है, कि केवल अनडाइंग फ्लेम से ये काम नहीं होने वाला। एक और एनर्जी एट्रीब्यूट इसको चाहिए होगा। ये कुछ हैंड सील्स और बनाता है और इस बार इसमें लाइटनिंग पावर मिक्स करता है। एलिफेंट को ये लाइटनिंग का कलर देता है, यानी कि एलिफेंट ब्लैक कलर के दिखते हैं। वही ड्रैगन को ये अपने अनडाइंग फ्लेम का एट्रीब्यूट देता है। अब जो अटैक बनता है वो अलग ही बाप लेवल का था। ये था असली पावर नाइन ड्रैगन्स एंड एलिफेंट आर्ट का। और इस दौरान प्रैक्टिस में मूचेन गलती से ये जो अटैक बनाता है नाइन नीदर पैलेस की तरफ लॉन्च कर देता है। नीदर बर्ड तुरंत ही प्रकट होती है और इस अटैक को डिसॉल्व कर देती है और एक लुक देती है मूचेन को। पर फिर भी ये जो एक्सप्लोजन होता है इससे ये भी हैरान थी। इसने जो डिफेंस का लेयर बनाया था मूचेन के इस अटैक ने उसे भी डिसॉल्व कर दिया था। जबकि खुद ये 4th ग्रेड की सॉवरिन है। मूचेन भी हंसते हुए कहता है, अरे ये गलती से हो गया। नीदर बर्ड को भी गुस्सा नहीं आता है, बल्कि ये पूछती है तो ये वही आर्ट है नाइन ड्रैगन्स एंड एलिफेंट। और ये भी काफी खुश थी। मूचेन बताता है अभी भी मैं इसके एक तरह से बेस लेवल पे ही कहा जा सकता हूँ। और इसे ये बताता है कि इसे यूज करने के लिए सॉवरिन सी की मदद लेनी पड़ती है। नॉर्मल तरीके से अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके इस आर्ट को बनाना चाहो तो असंभव है। और प्लस इसमें 2 फायर एट्रीब्यूट चाहिए, यानी 2 एट्रीब्यूट्स पावर। तो मैंने यहाँ पर लाइटनिंग एट्रीब्यूट और तुम्हारा वो जो अनडाइंग फ्लेम है उसको यूज किया था। नीदर बर्ड भी इसे बताती है क्योंकि तुम्हारा ये जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे लाइटनिंग गॉड फिजिक पर डिपेंड करता है, तो तुम इस आर्ट को फिर भी पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाओगे। मूचेन इसकी बात समझता है कि अगर सच में मैं दूसरा एट्रीब्यूट फुल पावर पर यूज कर पाऊं तो क्या ही अटैक बन जाएगा ये। और ये पूछता है क्या करना चाहिए। नीदर बर्ड बोलती है करना क्या चाहिए, तुम्हें लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूज करना पड़ेगा। पर खतरा भी काफी ज्यादा है, जैसा कि लास्ट टाइम अनडाइंग फ्लेम यूज करते करते ये अधमरा सा हो गया था। पर क्योंकि मूचेन के पास लाइटनिंग गॉड फिजिक पहले से है, यानी लाइटनिंग पावर्स की बॉडी में मिक्स है, तो इसे उतना खतरा नहीं होगा। जैसे कि अनडाइंग फ्लेम्स के टाइम भी इसके बॉडी में नीदर फ्लेम था। नीदर बर्ड भी कहती है टेंशन मत लो, अगर ये तुम्हारा फेट होगा तो तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं लाइटनिंग पावर मिल जाएगा। वैसे 3 दिन में वो गोल्ड पॉन्ड कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस दौरान मूचेन मन ही मन सोचता है कि लुवोली मेरा वेट करना। पलक झपकते 3 दिन निकल चुके थे और फिलहाल स्काईलॉ डोमेन में एक हरकत सी मची हुई थी, क्योंकि आज था गोल्ड पॉन्ड कंपटीशन। यहाँ पर एक माउंटेन पीक को दिखाया जाता है, जहां पर था वो गोल्ड पॉन्ड पीक। और यहाँ पर थोड़ी दूर में स्टोन माउंटेन दिखाया जाता है जिसके 9 लेयर थे। और जो सबसे लोअर लेवल था वो अपनी नीदर बर्ड का था, क्योंकि इनका जो साम्राज्य है पहले से काफी कमजोर है। पर इस दौरान काफी दूर में एक ब्लैक क्लाउड को देखा जा सकता है। और ये जो आर्मी थी 1000 की तो होगी, और सभी ने ब्लैक आर्मर पहन के रखा था। और सामने जो यूथ खड़ा था ये 8 स्टोन पेजेस पर स्टेजेस पर देख रहा था बिना किसी डर के। ये था नाइन नीदर ट्रूप और जो लीड कर रहा था वो था अपना मूचेन। लोग भी हैरान थे क्योंकि जो नीदर ट्रूप था उसका स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा था। और कई लोग जो यहाँ के नॉर्मल निवासी थे वो भी पूछते हैं कि ये यूथ कौन है, तो बहुत सारे लोग बताते भी हैं
कि नीदर मैडम इस बार एक बंदे को लेके आई हैं जो यहाँ का डोमेन लॉर्ड है, नया वाला। और उस बंदे ने तो ब्लड हॉक किंग के अंदर में जो एक डोमेन लॉर्ड था उसे भी हराया था 2 महीने पहले। पर दूसरा बोलता है डोमेन लॉर्ड झाओ को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं इस कंपटीशन में क्या होता है इसका। इधर जब नीदरबर्ड इन सभी टीम को लेके आती तो हॉक किंग फिर से इसका मजा लेता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी टीम आएगी भी नहीं, तुम डर के उधर ही बैठ जाओगी। नीदरबर्ड भी कहती मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं, कंपटीशन के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इधर मू चेन शांति से खड़ा था और इसकी नजर मेनली उस काओ फेंग पर थी जिसने नीदरबर्ड को धोखा दिया था। काओ फेंग और दूसरा इसका साथी वू टियान दोनों बातें कर रहे थे, अगर चांस मिला तो हम इसे उस गोल्ड पॉन्ड पीक पर पहुंचने ही नहीं देंगे। वू टियान भी हंस के कहता है लगता है तुम इस मू चेन से काफी ज्यादा नफरत कर रहे हो। ये सुनकर के काओ फेंग भी स्माइल करता है। इस दौरान एक बंदा था शान यू करके, ये मू चेन को प्यार से बुलाता है कि डोमेन लॉर्ड मू आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस वू टियान और काओ फेंग से मू चेन भी समझ रहा था। इधर टांग बिंग वू चेन को स्माइल देती है, वू चेन समझ जाता है और पूछता है कि आपकी क्या आदेश है। टांग बिंग हंसते हुए कहती है कि बिग सिस्टर नीदर ने कहा कि इस कंपटीशन में 100 के आसपास लोग हैं और कोई भी वीक नहीं है। मू चेन कहता है समझ गया। और इस बार रूल थोड़ा चेंज हुआ है, नॉर्मली बस डोमेन लॉर्ड एंटर करते थे, पर इस हॉक किंग और बाकी लोगों ने मिलकर जो यहाँ पर सब्सिडियरी लोग भी हैं उन्हें भी इन्वाइट किया है। इस दौरान टांग बिंग एक लड़के की तरफ देख रही थी, मू चेन समझ जाता है। टांग बिंग बताती है कि मेरा इसके लिए कोई फीलिंग नहीं, पर एटलीस्ट ये तुम्हारा हेल्प कर सकता है। इस बंदे का नाम था जाओ यू। मू चेन मना कर देता है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। और जो नीदर ट्रूप के कमांडर थे किंग शान, ये भी मना करते कि सिस्टर टांग अगर आप जाओ यू के लिए गई तो हमारे नीदर पैलेस की एक तरह से बदनामी ही है कि लॉर्ड मू को एक वुमेन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। टांग बिंग का चेहरा तो लाल हो जाता है, पर इसे मालूम था कि ये जो भी कर रही थी अपने नीदर पैलेस के लिए ही कर रही थी और मू चेन भी इन्हें समझाता है। टांग बिंग बताती है ये सभी लोग हॉक किंग ने इन्वाइट किया है ताकि तुम्हें फंसा सके। मू चेन बोलता है आप टेंशन मत लो, अगर मैं बाहर नहीं आ पाया ना तो इनमें से कोई भी बच के नहीं आएगा। अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर टांग बिंग चुप हो जाती है और मू चेन कहता है मेरी हड्डियां मजबूत हैं, इतना इजी नहीं होगा मुझे मारना। इसके बाद टांग बिंग भी यहाँ से थोड़ी दूर निकल जाती है। इधर मू चेन भी मन में सोचता है कि ये लोग मेरे साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है फिर। अब इस दौरान एक बेल बजता है और भी लोग तैयार हो जाते हैं। सामने का जो स्पेस था वो भी डिस्टॉर्ट होने लगता है और फिलहाल सबसे ऊपर बैठे वर्चुअल एम्परर, प्यूपल्स एम्परर और स्लीपिंग एम्परर को दिखाया जाता है। 9 किंग्स वगैरह भी इन्हें ग्रीट करते हैं और इस दौरान वल्चर एम्परर सभी को बताते हैं कि वैसे तो सभी को पता ही है कि गोल्ड पॉन्ड रूल्स यहाँ पर क्या रहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कैसे भी करके बस तुम्हें माउंटेन के पीक तक पहुँचना है। रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मेथड्स नहीं। 4 ही लोग होंगे जो फाइनल होंगे, जो कि उस पॉन्ड में एंटर कर पाएंगे। अब ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तभी बीच में प्यूपल्स एम्परर बोलते हैं कि अरे छोड़ो ये सब, टाइम हो चुका है। और फाइनली गोल्ड पॉन्ड पीक को खोल दिया जाता है। इस दौरान स्लीपिंग एम्परर हमेशा की तरह एक जमाई ले रहे थे और ये भी हाथ हिला देते हैं क्योंकि कुछ भी हो एम्परर तो ये भी हैं और शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल। और मू चेन भी जब ये गोल्ड पॉन्ड पीक खुलता है तो एक प्रेशर फील करता है, अगर कोई भी बंदा सॉवरेन रियल्म के नीचे हो तो इसमें दब जाए वो। और बहुत सारे लोग अब अंदर की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। पीछे से क्यूजान, बीमो और लानहाई, ये जो तीनों कमांडर्स थे, वो चिल्लाते हैं कि डोमेन लॉर्ड मू, बाकी चीजें आप पे ही डिपेंड करती हैं। मू चेन भी इन्हें ग्रीट करता है और आगे निकल जाता है। नीदरबर्ड का भी ध्यान अब मू चेन पर ही था, ये अपने हाथ को कस के दबा लेती। इधर टांग रो जो कि नर्वस थी, नीदरबर्ड से पूछ रही थी कि बिग सिस्टर क्या ये मू चेन कुछ चमत्कार कर पाएंगे। नीदरबर्ड हंस के कहती इतना तो है कि वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टांग बिंग भी कहती अगर वो गलती से हारा तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। नीदरबर्ड बस इनकी बात सुनकर हंस रही थी। इधर जब ये लोग गोल्डन रियल में एंटर कर तो यहाँ पर एक गोल्डन करंट को फील किया जा सकता है। मू चेन भी इसके प्रेशर को फील करता है और ये तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है। मू चेन जब आगे बढ़ रहा था, अचानक से इसकी तरफ एक पावरफुल विंड अटैक आता है। इस अटैक को भी ये अपने एक पाम अटैक से डिसॉल्व कर देता है और जिसने अटैक किया था वो काफी दूर जाके गिरता है। 10 मिनट के अंदर मू चेन पर 10 अटैक हो चुके थे और सभी को ये अब तक गिरा चुका था। आगे में जो फर्स्ट ग्रुप था वो ज्यादा पावरफुल लोग थे, तो मू चेन फिलहाल उन पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। और वैसे भी इसको टांग विंग ने बताया था कि हॉक किंग ने इसके लिए इंतजाम किया हुआ है, तो ये पूरी तरह से माइंड गेम खेलने के मूड में था। अभी ये सब मू चेन सोच ही रहा था तो फिर से एक बंदा इस पर पाम अटैक कर देता है। मू चेन बदले में पाम अटैक करता है और ये बंदा खून की उल्टी करने लगता है। अब जो हॉक किंग के द्वारा भेजे गए थे मू चेन पर अटैक करना एक तरह से शुरू कर चुके थे और मू चेन भी अब इधर आके रुक जाता है, आसपास देखता है
चेहरे पर इसके स्माइल था और ये कहता है क्योंकि तुम लोग आ ही चुके हो तो चूहों की तरह छिपना क्यों। इतना बोलते ही 4 लोग सामने आते हैं और मूचेन इन्हें देखकर समझ जाता है ये चारों सॉवरेन के फर्स्ट स्टार पर हैं और शायद उसके पीक के आसपास हैं। अब बाहर के लोग जो इस बैटल को देख रहे हैं वो तो पहचान जाते हैं कि ये चारों माउंट मांग के हैं, तो इन्हें भेजा गया है डोमेन लॉर्ड मू से डील करने के लिए और ये सब काम उस हॉक किंग का ही है। टांग बिंग इस समय थोड़ी नर्वस थी और साथ में वो लड़की टांग रो भी, और ये मनी मन उन चारों को गालियां भी दे रही थी। इस दौरान नीदर बर्ड कहती है बस इनको याद रखो, इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था। इधर मूचेन को दिखाया जाता है जो इन चारों को देखकर अभी भी काम था, और नीदर बर्ड भी कहती इन दोनों की टेंशन को देखकर कि वो जीत जाएगा। नीदर बर्ड के इस कॉन्फिडेंस को देखकर टांग बिंग और टांग रो दोनों हैरान थी। इधर ये चारों मूचेन से कहते हैं तो तुम हो वो मूचेन नए डोमेन लॉर्ड, और तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है। और ये कहते हैं कि अगर यहाँ से चले गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो फालतू में गोल्ड पॉन्ड पीक में तुम्हारा कब्रगाह बनेगा। तभी मूचेन भी कहते अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हटे तो तुम में से कोई बचने वाला नहीं है। ये देख करके ये भी हंसते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। ये चारों अचानक से गायब होते हैं और मूचेन के आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट करता है और अचानक से ये चारों मूचेन के सामने प्रकट होते हैं और अपने चारों अटैक एक के बाद एक मूचेन के वाइटल पॉइंट्स को एम करके ये लॉन्च कर देते हैं। पर इन चारों के अटैक मूचेन के बॉडी के आर पार निकल जाते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये मूचेन का आफ्टर इमेज था। इनके अटैक के पहले ही मूचेन यहाँ से गायब हो चुका था, यानी इन चारों से मूचेन कहीं ज्यादा फास्ट था। और इन चारों को एक लाइटनिंग चमकते हुए दिखती है, और ये लाइटनिंग इतनी फास्ट थी कि जब तक ये एक्ट कर भी पाते उस लाइटनिंग अटैक से ये चारों काफी दूर जाके गिरते हैं। फिर भी इनको ज्यादा डैमेज नहीं होता है। मूचेन समझ रहा था इनका बैटल एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। अब ये चारों अपनी सेलेस्टियल बॉडी रिलीज करते और चारों की सेलेस्टियल बॉडी एक ही थी, डेडिटरी सेलेस्टियल बॉडी। और ये मूचेन से कहते हमारे प्रस्ताव को तुमने स्वीकार नहीं किया तो ठीक है फिर। और ये चारों अपने पाम अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देते। मूचेन जमीन पे जाके गिरता है और इसे भी अब थोड़ा गुस्सा आता है। मूचेन पहले अपने सॉवरेंसी को रिलीज करता है और मूचेन इनसे कहता है कि तुम लोग इतने क्वालिफाइड ही नहीं हो कि मेरी जान ले सको। स्पेस इस समय ट्रेम्बल करने लगता है और एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी मूचेन रिलीज कर चुका था। इस दौरान ये कई सारे हैंडसिल्स बनाता है और इस समय स्पेस में ड्रैगन की आवाज यानी दहाड़ सुनी जा सकती थी। इधर बाहर के लोगों को यही लग रहा था कि डोमेन लॉर्ड मू हार चुके। नीदर बर्ड अभी भी शांत थी। वही टांग बिंग और टांग राव इनका चेहरा बन चुका था क्योंकि 4 सेलेस्टियल बॉडी और ये बंदा अकेले है। इधर सीन शिफ्ट होता है और इन चारों में से एक को दिखाया जाता है जिसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वहां से एक ड्रैगन निकलता है। ये हैरान थे इतनी फास्ट स्पीड फर्स्ट ग्रेड के सॉवरेन का हो कैसे सकता है, और शायद ये स्पीड 5th लेवल के सॉवरेन को भी टक्कर दे सकता है। और मूचेन कहाँ भी इनके डाउट्स को क्लियर करने वाला था। और ये ड्रैगन फिगर कोई और नहीं बल्कि मूचेन था, और ये इसका जो टेक्निक था इसके ड्रैगन स्टेप्स थे जो इसने व्हाइट सॉवरेन से सीखा था। मूचेन इधर कई सारे हैंडसेल्स बना के फाइनली ड्रैगन एंड ब्लैक एलिफेंट अटैक को रिलीज करता है, और इस अटैक से ये चारों यानी इनकी सेलेस्टियल बॉडी जमीन पे जाके गिरती है। जमीन में क्रैक आ जाता है। एक लाइटनिंग डिस्क को देखा जा सकता है जिसमें पर्पल और ब्लैक कलर मिक्स थे। ये चारों एक साथ चिल्लाते हैं और अपने अपने पावरफुल अटैक, और वो भी सेम था, डेड 3 फिंगर्स मूचेन की तरफ बढ़ा देते हैं और मूचेन भी चिल्लाता है डिस्क ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट। और जहां से भी ये डिस्क गुजरता था स्पेस में क्रैक होने लगता था, और इन चारों के अटैक को मूचेन बस इस डिस्क से संभाल लेता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। टांग बिंग और टांग राव को भी सरप्राइज हो रहा था कि ये 4 के अटैक को एक साथ झेल सकता है। नीदर बर्ड स्माइल करती कि तुम लोग उसे कम में आकर ही थी। इधर वो पर्पल एंड ब्लैक डिस्क फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है, और जैसे एक्सप्लोड करता है ये चारों लोग यहाँ से भागने को देखते हैं। मूचेन कहता है ये लग रहा है ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस डिवाइन आर्ट को। ये हैंड स्टिल मूव करता है और पर्पल और ब्लैक लाइट काफी तेजी से जो उन चारों में सबसे पतला था उसके करीब पहुंचता है। चौथा बंदा फिर से अपने सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज करता है, पर मूचेन को कोई फर्क पड़ता नहीं, और इसका ये जो पर्पल ड्रैगन और लाइटनिंग एलिफेंट अटैक था उस सेलेस्टियल बॉडी से जाके टकराता है, और जैसे ही टकराता है एक वोल्केनिक टाइप एक्सप्लोजन होता है और वो बंदा जमीन पे जाके गिरता है। खून की उल्टी भी उसकी शुरू हो जाती है, और जहां भी वो गिरता है वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था, और शायद अभी ये मरा तो नहीं पर अधमरा तो हो चुका था। अब उन तीनों के भी चेहरे बदल चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मूचेन को मार देना चाहते हो। तीनों अपनी सेलेस्टियल बॉडी को फिर से रिलीज करते हैं और मूचेन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों को आता हुआ देख मूचेन तुरंत ही कुछ हैंड साइंस मूव करता है और एक स्पिरिचुअल एरे बना देता है। 3 ब्लैक लोटस एक साथ प्रकट होते हैं। बचरिंग डेमोनिक लोटस स्पिरिचुअल एरे मूचेन ने इसे अब एक्टिवेट कर दिया था,
और ये तीनों लोटसेस इन तीनों के सेलेस्टियल बॉडी पर अटैक कर देती हैं। तुरंत ही इनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और तीनों खून की उल्टी करने लगते हैं। हालांकि जो सबसे आगे था वो ज्यादा डैमेज हुआ था, पीछे के दो अभी भी ठीक ठाक थे और उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। मूचेन इन्हें देखकर, जो दो अभी ठीक ठाक थे और भागने को देख रहे थे, कहता है अब तुमने थोड़ा लेट कर दिया। ये फिर से हैंडसिल्स बनाता है और एक 9 लेयर्ड पगोड़ा फाइनली यहाँ पर अपीयर होता है और इनकी भी सेलेस्टियल बॉडी को ये सप्रेस करने लगता है। पगोड़ा की गोल्डन फ्लेम्स ये इनकी सेलेस्टियल बॉडी को रिफाइन कर देता है। चौथा वाला बंदा भाग जाता है पर मूचेन भी इसको रोकता नहीं है और मूचेन भी अब गोल्ड पॉइंट पीक की तरफ बढ़ने लगता है। अब इधर जो भी लोग आए हुए थे इस कंपटीशन में, अब इन्हें समझ में आता है कि नीदरबर्ड ने क्या ही डोमेन लॉर्ड को नियुक्त किया है और ये बंदा इतना सिंपल भी नहीं। अब बाहर से बैटल देख रहे हैं इधर ट्रूप के तीनों कमांडर काफी शॉक्ड थे और काफी खुश भी। नीदरबर्ड अभी भी शांत थी और स्माइल कर रही थी, पर फिर भी टांग राव थोड़ी सी निर्मल बच्ची थी, मतलब लड़की थी, तो मूचेन के लिए ये अच्छा फील नहीं करती कि उस पर इतने सारे लोग अटैक कर रहे हैं। टांग बिंग इधर कुछ बोलती नहीं है, ये थोड़ी ज्यादा मैच्योर थी। इधर वो जो हॉक किंग था वो शांत बैठा था और लुक दे रहा था कि ऐसे ही लोग को मैंने हायर किया है। वो चारों भी ट्रैश ही थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और गोल्ड पॉइंट पीक के जो सबसे आगे दो बंदे थे उन्हें दिखाया जाता है, जो कि गोल्डन ओशियन के आसपास थे और इन्हें भी वो बैटल दिखा था दूर से कि उस मूचेन ने सच में उन माउंट मांग के चारों बंदों को हरा दिया। वो टियान भी सोच रहा था पर कोई नहीं, इससे तो मजा ही आएगा। काओफेंग भी कहता है लगता है स्वर्ग भी मुझे चांस दे रहा है कि उस मूचेन को मैं खुद हराऊं। पर इस दौरान वो टियान कहता है पहले पीक पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं कि कितना बढ़ा सकते हैं। और वो टियान का एक और मकसद था जिसे काओफेंग सेंस कर लेता है कि अच्छा तुम जाओ यू से फाइट करने वाले हो। जाओ यू जो था ये जो चारों ग्रेट डोमेन लॉर्ड्स थे उनमें टॉप पर था, तो ये वो टियान उसे हरा करके अपनी रैंकिंग नंबर 1 पे करना चाहता था। सॉरी, तो वो टियान नंबर 3 पे था। तो फर्स्ट और सेकंड पर पहले पर था जू किंग और दूसरे पर जाओ यू। इधर मूचेन भी माउंटेन पीक की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। इस बैटल की वजह से इससे बहुत सारे लोग आगे निकल चुके थे और मूचेन जहां से भी गुजरता था एक ड्रैगन की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि फिलहाल जो टेक्निक ये यूज कर रहा था वो था ड्रैगन सोरिंग आर्ट। आगे जब ये बढ़ता है तो 20 पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन फील करता है जो कि थोड़े पावरफुल थे। थोड़ा दूर जाने के बाद फाइनली ये अपने ह्यूमन शेप में आ जाता है और सामने में से ओशियन ऑफ ट्रीज दिखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से खड़े थे और शायद ये फाइनल स्टेप, अगर यहाँ पर मूचेन जीत गया तो गोल्ड पॉइंट लीग में ये प्रवेश कर सकता था। ओशियन ऑफ ट्रीज के सामने 7 लोग मूचेन को खड़े दिखते हैं और जब मूचेन यहाँ पर पहुंचता है तो उन 7 की नजर अब मूचेन पर पड़ती है। इन 7 को देखकर भी मूचेन एकदम शांत खड़ा था। इससे मालूम था आगे जाना है तो इन 7 से दुश्मनी एक तरह से। पर क्या हुआ, अगर मुझे ट्रू एक्सपर्ट बनना है तो ऐसे कांटे तो रास्ते में चुभते रहेंगे। और ये चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और जैसे जैसे ही आगे बढ़ता है अपने पर्पल फ्लेम्स को भी ये रिलीज कर देता है। और ये जब 7 देखते हैं कि मूचेन उस गोल्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है तो इन्हें गुस्सा आता है कि ये हमें इग्नोर मार रहा है और एक के बाद एक ये सभी अपने अटैक्स मूचेन की तरफ भेजने लगते हैं। मूचेन भी जब देखता है तो तुरंत ही अपने मेरू पिलर को बाहर निकाल लेता है। मेरू पिलर जो कि 100 फीट का तो होगा कम से कम, और सीधा इनके आते हुए अटैक पर ये एक स्लैश अटैक दे मारता है। एक ही अटैक में इन 7 की एनर्जी को यह डिसॉल्व कर देता है। जो 3 सॉवरेन एक्सपर्ट्स आगे थे जब वो इस अटैक को देखते तो उन्हें अपनी सेलेस्टियल बॉडी को भी रिलीज करना पड़ जाता है और फिर भी ये पीछे हटने पर मजबूर थे और मूचेन भी इन्हें कोल्ड लुक दे रहा था और मूचेन इस दौरान काफी तेजी से आगे निकल जाता है। ये 7 देखते हैं पर इस बार मूचेन को रोकते नहीं है, क्योंकि मूचेन से एक अलग ही फियरफुल ऑरा ये फील कर सकते थे। और जिंदगी किसको नहीं प्यारी होती है, ठीक है गोल्ड पॉइंट प्रेसियस है पर जिंदगी से ज्यादा नहीं। और इनको मालूम कि अगर ये 7 मान लो पहुंच भी गए गोल्ड स्टेज पर तो वहां पर वो 4 बैठे हैं और 4 ही सीट है, तो इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इस समय टांग बिंग और टांग रो को दिखाया जाता है। घड़ी ये आखिरी थी और ये थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि अब मूचेन जहां जा रहा था वो 4 बंदे से मिलने वाले हैं, 4 डोमेन एक्सपर्ट जो कि काफी फेमस है। उधर बाहर बैठे तीनों एम्परर्स इस सीन को शांति से देख रहे थे और समझ रहे थे, खास करके मूचेन के उस मेरू पिलर को देखकर कि इस बंदे के पास कई सारे ट्रम्प कार्ड हैं। फाइनली हमारे ग्रेट लॉ डोमेन में एक ढंग का बंदा तो आया। इवन स्लीपिंग एम्परर ये भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और ये बात यही बोलते हैं कि ढंग का बंदा तो आया। अब ये बात सुनकर वल्चर एम्परर और प्यूपिल्स एम्परर भी हैरान थे, क्योंकि नॉर्मली स्लीपिंग एम्परर कभी कुछ बोलते नहीं थे। अब क्योंकि वल्चर एम्परर का नीदरबर्ड के साथ अच्छा रिलेशन था तो ये स्माइल करते हैं। पर प्यूपिल एम्परर बोलता है अरे इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं, पर क्या होता है आगे जाकर के बहुत कम ही बचते हैं।
स्लीपिंग एम्परर इसकी बात सुनकर स्माइल करते हैं। इधर मूचेन जब आगे बढ़ता है तो मेरू पिलर को फिर से अंदर रख लेता है और सामने में से अब वो गोल्ड स्टेज पॉन्ड दिखाई दे रहा था और आगे में वो चारों बंदे खड़े थे। इन चारों में से किसी को लगा नहीं था कि मूचेन यहाँ तक आ पाएगा। मूचेन की नजरें वैसे तो मेनली उस वू टियान और काओ फेंग पर फोकस थी। इवन जो वो जू किंग था और जाओ यू जो कि नंबर 1 और नंबर 2 पर थे, वो भी एक हैवीनेस फील करते कि इस मूचेन से वो सातों बंदे डर गए और इसे यहाँ तक आने दिए। इधर वू टियान स्माइल करता कि मुझे लगा नहीं था कि एक डार्क हॉर्स यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसके स्माइल में एक मौकरी था, यानी कि उपहास उड़ा रहा था ये मूचेन का। मूचेन अभी भी कुछ बोलता नहीं, पर अंदर से गुस्सा तो इसे भी आ ही रहा था। यहाँ पे एक पांचवा फिगर भी था जो मूचेन से थोड़ी समय पहले मिला। ये बंदा भी टॉल था और थोड़ा स्टर्डी था, पर मूचेन इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन एक चीज ये भी था कि जब मूचेन रास्ते में इससे मिला था तो इससे भी इसने एक पावरफुल ऑरा को सेंस किया था। तो टोटल यहाँ पर अब 6 लोग थे। इधर बाहर बैठे लोग ये सोच रहे थे कि टॉप 4 में कौन जाएगा, मतलब 6 में से 2 लोगों को तो एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। और लोगों का यही मानना था कि ये मूचेन और वो रोबस्ट मैन, यही दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। उधर वो वू टियान एक जहरीले सांप की तरह मूचेन को देख रहा था और ये बोलता है क्योंकि तुम दोनों नए हो तो अपने अपने अपोनेंट्स चुन लो, और तुम ये भी कर सकते हो कि एक दूसरे में अपने अपोनेंट को चुन लो और तुम में से जो जीतेगा हम में से एक अपोनेंट चुन के फाइट कर सकता है। इसके चेहरे पर एक विकेड स्माइल था। मूचेन भी समझ रहा था और वो जो रोबस्ट मैन था वो भी समझदार था। उसे मालूम था ये मूचेन इतना आसान नहीं, ये चीता है जो अंदर से छिपा हुआ है, और इन 5 में से अगर इस बंदे को अपोनेंट चुनना है तो ये कभी भी मूचेन को नहीं चुनेगा। और ये बंदा यानी रोबस्ट मैन मूचेन को एक स्माइल देता है और उसके बाद ये वू टियान की तरफ देखता और उससे ग्रीट करके कहता है कि मेरा नाम फांग ली है और मैं लायन टाइगर माउंटेन से आया हूँ, तो मैं आपसे फाइट करना चाहूंगा। अब ये सुनते ही वू टियान का चेहरा बन जाता है कि मुझसे ये फाइट करेगा, पर ये मना भी नहीं कर सकता था। वू टियान कहता है गुड, वेरी गुड, तुम काफी कॉरेजियस हो। मूचेन भी इधर सरप्राइज था इस रोबस्ट मैन के चुनाव से। अब मूचेन जू किंग जाओये की तरफ देखता है, फिर ये सोचता है यार ये काऊ फेंग ये बहुत बड़ा काटा है, नीदर बर्ड भी इसे पसंद नहीं करती है, इसने धोखा भी दिया है। तो ये फाइनली इस काऊ फेंग को चुन लेता है। और ये दोनों बंदे काऊ फेंग हो या वू टियान ये हॉक किंग के अंडर में काम करते थे, तो ये सही मौका था। हालांकि इस दौरान टांग बिंग हो या टांग रो इनके चेहरे पर एक नर्वसनेस को देखा जा सकता है और थोड़ी या गुस्सा भी थी क्योंकि काऊ फेंग ने धोखा भी तो दिया था। और ये बैटल नीदर पैलेस के भाग्य के लिए यानी भविष्य के लिए बहुत बड़ा बैटल होने वाला था। अब इधर काऊ फेंग आगे आता है और अपने व्हाइट मिस्ट पावर को रिलीज करता है। चेहरे पर इसके एक हंसी था और ये कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, फिर जो बैटल का प्राइस हो यानी कि मृत्यु भी हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना। और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा था इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन इसे फील किया जा सकता था, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। चेहरे पर इसकी अभी भी एक मॉकिंग स्माइल था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ते बढ़ते सॉवरिन सेकंड स्टार पे जाके रुकती है। लोग शॉक्ड थे कि ये काऊ फेंग ये सॉवरिन सेकंड स्टार पर पहुंच चुका है। तभी तो ये मूचेन से डर नहीं रहा था। अब टांग विंग और टांग रो इन दोनों का चेहरा पूरी तरह से उदास हो चुका था कि क्या मूचेन जीत पाएगा। पर टांग विंग फिर भी सोचती है कि मूचेन बेवकूफ तो नहीं है, उसे पता होगा, फिलहाल हम बस मूचेन पर भरोसा कर सकते हैं। पर नाइन नीदर अभी भी स्माइल कर रही थी। टेंशन मतलब एक सिंगल काऊ फेंग उसे रोक पाएगा, असंभव। काऊ फेंग इधर थोड़ी बहसबाजी भी कर रहा था कि मैं वैसे तो अपने इस ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। और मूचेन भी इसे ज्ञान देता है कि तुम्हारे जैसा बंदा जो कि धोखेबाज है मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी एक हाथ ही उखाड़ना चाहता हूँ। और ये सुनकर के यहाँ पर जो और 5 लोग थे वो हैरान थे और मूचेन ये जो बातें कर रहा था एकदम शांति से, इनको अब जाके समझ में आता है कि मूचेन को फर्क पड़ता ही नहीं है कोई भी बैटल में आए। और मूचेन डिसाइड करके आया था कि बैटल तो काऊ फेंग से करेगा, चाहे काऊ फेंग किसी भी लेवल में हो। अब मूचेन इसको इतने ताने मार देता है कि काऊ फेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अचानक से ये गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होता है और एक पावरफुल फिस्ट अटैक ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। अब ये फिस्ट अटैक इतना काफी था कि फर्स्ट लेवल के सॉवरिन को हरा सकता था। मूचेन जब इस अटैक को देखता है तुरंत ही मेरू पिलर को बाहर निकालता है और इसे स्विंग कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और चारों तरफ शॉकिंग वेव्स फैल जाती हैं। और इस अटैक को देखकर, इस कन्फ्रंटेशन को देखकर जू किंग और जाओ यू जो कि दूर खड़े थे वो भी हैरान थे और तुरंत ये पीछे हट जाते हैं। और मूचेन इधर हंसता है कि सॉवरिन 2 स्टार और तुम मेरे सामने बात करो, क्योंकि मूचेन का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जब से अनडाइंग फ्लेम के साथ मिक्स हुआ है और प्लस इसके पास मेरू पिलर, तो ये आराम से किसी भी 2 स्टार सॉवरिन को हरा भी सकता है। काऊ फेंग हंस रहा था कि लगता है तुम मानोगे नहीं, हाथ इसका थोड़ा जख्मी हो चुका था मेरू पिलर के उस अटैक के कारण। और अब ये भी
अपने हॉक स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक मिडिल रैंक का डिवाइन वेपन था। और इसी चीज की वजह से इसने हॉक हॉल को ज्वाइन भी किया था। काउ फैंग अलग अलग एंगल से इस भाले से मूचेन पर अटैक करने लगता है और मूचेन भी अपने मेरू पिलर की मदद से इसे ब्लॉक कर रहा था। और जब भी दोनों अटैक टकराते डिंग डिंग की आवाज आती है, क्लैंग क्लैंग, और दोनों इस समय एक फियर्स बैटल में घिर चुके थे और ये बैटल अभी तक बराबर का चल रहा था। काउ फैंग को गुस्सा आता है और थोड़ा ये प्रेशर भी फील करता है और ये तुरंत ही हॉक स्पीयर, हॉक रिप्स, स्पेस वाला अटैक यूज कर देता है। और मूचेन भी अब, क्योंकि मेरू पिलर को अब ये समझने लगा था, ये भी मेरू पिलर का डायलेटिंग डेमोनिक रून्स अटैक इस अटैक के बदले यूज कर देता है। हालांकि मेरू पिलर पहले से बहुत डैमेज है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसे यूज कर चुके हैं, पर था तो ये एक प्रीमोर्डियल ओमिनियस आर्टिफैक्ट, यानी डिवाइन वेपन से जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम प्रीमोर्डियल। फिर भी नॉर्मल डिवाइन वेपन से तो ये कहीं अच्छा था। और जैसे मूचेन ये अटैक यूज करता है, स्पेस पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, शॉकिंग वेव्स चारों तरफ फैल रहे थे। सभी लोगों का ध्यान इस बैटल पर फोकस था कि ये यूथ क्या ही गजब का बंदा है। और जहां भी मेरू पिलर घूमता था वहां पर बस धूल ही धूल छा जाता था। गोल्डन ग्राउंड में भी अब यहाँ पर क्रैक देखे जा सकते थे और मूचेन ने काउ फैंग के इस अटैक को फोर्सफुली ब्रेक कर दिया था। और काउ फैंग इस दौरान इसके शॉकिंग इफेक्ट की वजह से, यानी जो शॉक वेव थे उसकी वजह से थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। मूचेन इस समय पूरा एकदम रैम्पेंट मोड में था और जैसे ही मूचेन उस अटैक को तोड़ने के बाद अपने मेरू पिलर से एक स्लैश अटैक इस काउ फैंग पर मारता है, अचानक से यहाँ पर एक फ्रेश ब्लडी ऑरा को देखा जा सकता है जो कि 100 फीट के साइज का था और मूचेन की इस अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। ये था काउ फैंग का सेलेस्टियल बॉडी। मूचेन भी इस लाल रंग की चमकते हुए खूनी सेलेस्टियल बॉडी को देखता है। इस बॉडी का नाम था ब्लड शैडो सेलेस्टियल बॉडी, जो कि 99 रैंक का था। पर नॉर्मल जो सेलेस्टियल बॉडी होती ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और शायद इस चीज को भी इसे ब्लड हॉक हॉल ने ही दिया था। काउ फैंग कहता है कि तुम अपने को लकी समझो कि तुमने मुझे इस लेवल तक मजबूर कर दिया। पर इस समय इसकी आवाज में एक गुस्सा भी था। इससे मालूम था अगर ये बैटल ये हार गया तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर इसे कैसे भी करके मूचेन को मारना ही पड़ेगा। काउ फैंग के अंदर फिलहाल किलिंग इंटेंट था और ये तुरंत ही ब्लड एक्सप्लोजन आर्ट मूचेन पर यूज कर देता है और एक हॉक यानी कि बाज जिसके कि पंजे एकदम खूनी रंग के थे मूचेन पर अटैक करने लगता है। और ये जो अटैक था उसकी वजह से मूचेन ये भी फील करता है कि इसके अंदर का भी जो ब्लड है मानो वो बॉइल कर रहा हो और कभी भी एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि ये जो सेलेस्टियल बॉडी थी ये सामने वाले के ब्लड को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और इधर मूचेन इस अटैक से बचने के लिए अपने लाइटनिंग टेक्निक को यूज करके थोड़ा पीछे हट जाता है और पीछे हटते हटते भी ये एक पंच अटैक इस ब्लडी लाइट पर दे मारता है। काउ फैंग इस दौरान एक विकेट स्माइल देता है और कई सारे ब्लड रेज अलग अलग डायरेक्शन से मूचेन की बॉडी पर अटैक करने लगते हैं। मूचेन कैसे भी करके इन अटैक को डिसॉल्व तो करता है और पीछे भी हट जाता है, पर फिलहाल इस बैटल में ये डिसएडवांटेज में था। अब यहाँ पर टांग बिंग और टांग रो दोनों सोचने लगती है कि काउ फैंग सच में पावरफुल है और काउ फैंग भी कहता है कि मूचेन अब तो तुम कुत्ते की तरह भाग रहे हो, कहाँ गया वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम कब तक भाग पाओगे। इस दौरान ये अपने डेमोनिक ब्लड बेल को रिलीज करता है कुछ हैंड साइंस बना करके और इस समय जैसे ये डेमोनिक बेल प्रकट होता है पूरा स्पेस यानी कि हेवन और अर्थ मानो लाल रंग से ढक गए हो। मूचेन अब इस अटैक को देखकर कहता है लगता समय हो चुका है और ये भी कुछ हैंड सील्स बनाता है। इधर वो जो ब्लडी लाइट्स थी मूचेन को घेर चुकी थी और इसके ऊपर में वो ब्लडी बेल इसे कवर कर रहा था। सभी का चेहरा बन चुका था क्योंकि ये काउ फैंग का एक किलिंग इंटेंट था। हॉक की इस समय एक डार्क एक्सप्रेशन दे रहा था और चेहरे पर इसके एक स्माइल था और ये कह रहा था मन ही मन कि मैं भी देखना चाहूंगा कि 9 नीदर प्लेस में इस बार क्या बचता है। इधर काउ फैंग भी एक एरी स्माइल देता है और तुरंत ही ये जो ब्लडी बेल था उसे एक्सप्लोड कर देता है। इस बेल के अंदर में एक तरह से मूचेन ढक चुका था। जैसे ये बेल एक्सप्लोड होता है चारों तरफ ब्लडी ऑरा छा जाती है और इवन स्पेस में भी क्रैक्स आने लगते हैं। टांग बिंग और टांग राव इनका तो चेहरा ही उदास हो जाता है। अब ये उस तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नीदर ट्रूप के भी लोग उनका चेहरा उतर चुका था। बस अगर कोई शांत था तो वो थी 9 नीदर पार्ट। धीरे धीरे ये जो सी ऑफ ब्लड था ये शांत हो जाता है। काउ फैंग जब उस तरफ देखता तो इसके होश ही उड़ जाते हैं और सभी लोग अपनी आंखें बार बार बंद करके खोल रहे कि मैं सच में देख रहा हूँ या ये सपना है। और एक अलग ही लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल गया था जिसमें एक हीटिंग इफेक्ट था। इवन जो तीनों एम्परर्स थे उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती, चेहरे पर शॉक सबके देखा जा सकता था। और वहां पर एक बंदा चमक रहा था लाइक अ सोलर यानी कि सूर्य की तरह। और ये कमाल था मूचेन के द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का। लोग भी सोच रहे थे ये किस प्रकार का सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी है जिसे इवन ये 99 रैंक सेलेस्टियल बॉडी भी सप्रेस नहीं कर पाए। वियर्ड। तीनों एम्परर भी सोच रहे थे कि ये सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी ये 99 रैंक की जो सेलेस्टियल बॉडी की रैंकिंग है उसके अंदर तो नहीं है शायद।
प्यूपिल एम्परर भी सोच रहे थे। और तभी वो जो स्लीपलेस एम्परर रहते हैं वो बोलते हैं कि वैसे तो हमने 99 रैंकिंग डिसाइड कर ली, पर कुछ ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं जो कि एक पावरफुल सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी को रिफाइन कर चुके हैं और उसकी रैंकिंग अभी भी नहीं है, और शायद ये बॉडी उसमें से एक है। और सेलेस्टियल बॉडी भी यूजर के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और ये कहते हैं वैसे तो मू चेन सॉवरेन फर्स्ट स्टार पर है, पर इसका फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्ट्रेंथ काउ फेंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। वल्चर एम्परर भी अब स्माइल कर रहे थे और मू चेन इधर काउ फेंग की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा था। काउ फेंग कह रहा था, असंभव, असंभव, मेरी सेलेस्टियल बॉडी 99 रैंक की है। और ये सोचता है जेलसी में कि शायद ये वाली बॉडी इसे 9 नीदर ने दिया होगा। और कुछ भी हो, ये जो काउ फेंग भी था अंदर ही अंदर 9 नीदर को पसंद करता था। और क्योंकि पास्ट में ये 9 नीदर के बराबर नहीं था, तो इसलिए इसने अलग सेक्ट ज्वाइन कर लिया ताकि ये 9 नीदर से ज्यादा पावरफुल बन सके और एक दिन, समझ रहे हो ना आप, ये 9 नीदर को मना सके। फिर भी इधर काउ फेंग कहता है कुछ भी हो जाए तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और ये कई सारे हैंड सेल्स बनाने लगता है। और इस दौरान ये एक ब्लड शैडो का स्वॉर्ड अटैक यूज करता है जिसे स्पिरिचुअल स्लैश कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडी के हाथ में एक तलवार था जिसमें खूनी रंग को देखा जा सकता है। अब ये स्लैश अटैक अचानक से गायब होता है और सीधा द सोलर बॉडी के सामने प्रकट होता है और उसके हेड को एम करके था। पर इस समय मू चेन की इस अनडाइंग बॉडी से वो फ्लेम्स निकल रहे थे और ये तुरंत ही उस ब्लडी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और हाथ में ही इस तलवार को ही मसल देता है। काउ फेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये ब्लड बॉडी को कई लोगों के ब्लड से रिफाइन किया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब किसी को क्या पता कि ये जो द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी को रिफाइन करने। मतलब मू चेन अभी शुरुआती स्टेप में है और ये इतना पावरफुल। इधर मू चेन भी एक फीस्ट अटैक बनाता और सीधा काउ फेंग पर दे मारता है। खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन, ब्लड शैडो सेलेस्टियल बॉडी जमीन पे जाके गिरता है। काउ फेंग फिर भी उठता है कि मैं इसे मार के रहूंगा, मैं मू चेन से हार नहीं सकता। ये अपने पाम पर फिर से वो ब्लडी ऑरा को क्रिएट कर और इस बार इसने अपना ही ब्लड इसमें मिक्स किया था और जो फ्लक्चुएशन था वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब दूर से बैटल देख रहे जू किंग और जाओ यू भी हैरान थे कि काउ फेंग कर क्या रहा है, इतना पागलपन। अगर मान लो ये जीत भी गए तो इसे 6 महीने तो लगेंगे अपनी बॉडी को रिकवर करने में। अब ये जो अटैक था ये था स्पीयर ऑफ द डेमोनिक ब्लड। मतलब काउ फेंग ने इस ब्लडी ऑरा को एक सर्कल के फॉर्म में क्रिएट कर लिया था स्फीयर के और मू चेन की तरफ बढ़ा दिया था। जहां से भी ये बॉल गुजरता था वहां पर स्पेस में क्रैक आ जाता था। मू चेन जब देखता है तो कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का। और ये तुरंत ही पाम ऑफ द ग्रेट सोलर अटैक यूज करता और सिमिलर ये एक आग के जैसा लाइट बॉल बनाता है और उस ब्लडी ऑरा की तरफ भेज देता है। ये भी देखना चाहता था कि इन दोनों में कौन सा अटैक स्ट्रॉन्गर है। अब जैसे इन दोनों गोलों का कन्फ्रंटेशन होता है यानी कि कोलिजन होता है, एक अलग ही लेवल का एक्सप्लोजन फैल जाता है। 9 नीदर टांग बिंग टांग राओ अपने सुंदर आंखों से इस कोलिजन को देखती हैं और इस बार इन तीनों का चेहरा थोड़ा पील था। टांग बिंग तो अपने होठों को काट रही थी और आंखों को खोली की खोली रखती। अब जब काउ फेंग इस सीन को देखता है उसका चेहरा अगली हो चुका था। इसने अपने फुल पावर को यूज कर दिया था, पर मू चेन अभी भी एकदम शांत खड़ा था। और इस कोलिजन को नलीफाई करने के लिए मू चेन द ग्रेट सोलर एक्सटर्मिनेटिंग डेमन अटैक यूज करता और पलक झपकते ये जो आग था यानी सोलर आग ये पूरी तरह से उस ब्लड को वेपोराइज कर देता है। काउ फेंग की आंखों में अब डर को देखा जा सकता था। इसका जो सेलेस्टियल बॉडी भी था वो धीरे धीरे अब डिम हो रहा था और काउ फेंग यहाँ से भागने लगता है। मू चेन फिर से एक पाम अटैक उस सेलेस्टियल बॉडी पर दे मारता है और ये जो अटैक था इतना खतरनाक था, इस बार तो सेलेस्टियल बॉडी भी एक्सप्लोड कर जाती है और काउ फेंग जमीन पर एकदम खूनी अवस्था में गिरता है। और मू चेन मानता नहीं है, ये काउ फेंग को एकदम मारने के मूड में था। फिर से एक अटैक को लेकर ये इसकी तरफ पड़ता है। लोग भी देख रहे थे कि ये मू चेन तो काफी यंग है पर काफी ज्यादा रूथलेस। मू चेन का ये जो लाइट पाम अटैक था अब काउ फेंग को हिट करने ही वाला था। तभी हॉक हॉल में जो हॉक किंग थे वो चिल्लाते इतना ज्यादा, अब कुछ भी हो काउ फेंग में विश्वास रखते थे और मू चेन का ये अटैक काउ फेंग को क्रिपल कर सकता था। और ये कहता है कि बच्चे तुम ज्यादा उड़ रहे हो, अब मैं ये किंग तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे एक्ट किया जाता है। और हॉक एक फीदर टाइप अटैक मू चेन के सेलेस्टियल बॉडी की तरफ बढ़ा देते हैं। मू चेन भी जब इस अटैक को देखता है तो थोड़ा सा हैरान तो था। अब जो ये हॉक किंग है ये 5th ग्रेड का सॉवरेन है तो मू चेन कहाँ ही इसे हैंडल कर पाएगा। फिर भी ये अपने पाम अटैक को काउ फेंग की तरफ दे ही मारता है। अब ये देखकर हॉकिंग कहता है ठीक है फिर काउ फेंग तो क्रिपल होगा और तुम भी नहीं बचोगे। जैसे ही ब्लडी फीदर अटैक मू चेन को टच करने वाला था तभी एक पर्पल फ्लेम इसे बीच में ब्लॉक कर देता है और आवाज आती कि मेरे नीदर पैलेस के लोगों को कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं है ब्लड हॉक हॉल को। और ये अटैक नीदर बर्ड का था जो कि एकदम हीरोइन की तरह अभी भी अपने सीट पर बैठी हुई और इस अटैक को पर्पल फ्लेम अटैक को लॉन्च कर दिया था। और ये जो हॉक किंग था कहता है कि नीदर बर्ड तुम्हारा टेम्पर पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। नीदर बर्ड भी कहती अगर ज्यादा उछले तो कुछ समय की ही बात है, तुम्हारा ये जो हॉक हॉल भी है
मेरे नीदर पैलेस में मर्ज हो जाएगा। हॉक किंग भी हंस के कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा तुम कितनी कैपेबल हो। इधर मूचेन का वो जो पाम अटैक था काऊ फैंग को टच कर चुका था और काऊ फैंग खून की उल्टी कर रहा था। एक चिड़िया जिसके पंख टूट गए हों ये वैसा हो चुका था और ऐसा लग रहा था ये जिंदा भी है कि नहीं। मूचेन अब इधर शांत हो जाता और अपने सोलर अनडाइंग बॉडी को अब गायब कर देता है और मूचेन इससे कहता है कि काऊ फैंग, और याद रखना कि तुम कभी भी नीदर पैलेस के थे ही नहीं। नीदर बर्ड के ट्रूप्स अब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि काऊ फैंग सबको चूपता था और इनके नए डोमिन लॉर्ड मूचेन काफी पावरफुल है। टांग राव तो इतनी खुश थी कि टांग बिंग को गले लगा लेती है कि बिग सिस्टर मूचेन जीत गया। इधर सभी लोग खुश थे पर हॉक किंग के अंदर एक किलिंग इंटेंट तो था ही नहीं और मूचेन को समझ में आ रहा था ये 5th ग्रेड का सोवरेन ये पावरफुल तो है, फ्यूचर में मुझे जल्दी जल्दी अपने पावर लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। हॉक किंग के इशारों को नीदर बर्ड समझ चुकी थी तो ये हॉक किंग से कहती, अगर तुम्हें फाइट करना है ना तो मैं खड़ी हूँ, कभी भी आ सकते हो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो।